बच्चों, तहे दिल से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स विद अंकुर सर में। आज मैं आपके लिए नीट 2027 की रोड मैप वीडियो लेके आया हूं। और ये एक मोटिवेशनल वीडियो नहीं है कि जिसमें जनरली आपको टीचर्स बताते हैं कि अब आपको 12 घंटे पढ़ना है, आपको 50,000 क्वेश्चंस करने हैं, आपको ये करना है, आपको वो करना है और लग जाइए। तो मैं कुछ रियलिस्टिक चीज़ें लेके आया हूँ, रियलिस्टिक दिक्कतें जो बच्चों को खासतौर से ड्रॉपर्स को आती हैं जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। उन रियलिस्टिक दिक्कतों का सोल्यूशन क्या हो सकता है, रियलिस्टिक सोल्यूशन क्या हो सकता है। और आखिर हमें अब अगर हमें मानते हुए कि फर्स्ट वीक ऑफ मई में फिर से एग्ज़ाम होगा, सीबीटी मोड पे होगा, तो कई शिफ्ट्स में एग्ज़ाम चलता रहेगा कई दिनों तक जेई मेन की तरह। लेकिन अगर हम स्टार्टिंग डेट अभी भी उसकी 3rd में 4th में 5th में लेके चलते हैं तो हमें मार्च एंड तक अपना सिलेबस फेब एंड तक अपना सिलेबस करना पड़ेगा। मार्च और अप्रैल हम 2 महीने अपने रिवीजन के लिए रख लेते हैं अगर, तो ठीक है। 10-5 दिन तो वैसे भी कैलकुलेशन में एरर हो जाता है। आप इतनी लंबी जर्नी के अंदर कभी लेट, कभी कोई चैप्टर जल्दी होगा, कभी कोई धीरे होगा, कभी कोई बहुत धीरे होगा, कभी बहुत जल्दी होगा। तो 10-15 दिन का तो बफर लेके चलना पड़ता है। एटलीस्ट 50 दिन पहले सिलेबस हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो बस इन चीज़ों को ही डिस्कस करता हूँ एक रियलिस्टिक टाइमलाइन के साथ कि आपको तीनों सब्जेक्ट का बैलेंस कैसे बनाना है, कहाँ से क्वेश्चंस करने हैं, कौन सी टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए और सीबीटी मोड से क्या इफेक्ट आएगा, 25 और 26 के पेपर में थोड़ा सा अंतर क्या था, अब प्रिपरेशन कैसे रखनी चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कुछ इन चीज़ों को कंसिडर किया है। एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों में आप किस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को बैलेंस करके चलें। मेनली जो नवंबर दिसंबर में जो ड्रॉपर्स को प्रॉब्लम आने लगती है, क्योंकि जो बड़ी कोचिंग्स हैं जो ऑनलाइन चला रही है, लाखों बच्चों को पढ़ा रही है, उनका मेन फोकस होता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ा दो, कोई पढ़ पाए या ना पढ़ पाए पता नहीं, 40 घंटे मैथमेटिकल टूल्स पढ़ा दो जिसे 6-8 घंटे में अच्छे से कराया जा सकता है। 8 घंटे में कराए इसको, 40 घंटे पढ़ाने से क्या होता है, बच्चा वो लेक्चर्स में ही उलझा रह जाता है और उसके बाद क्वेश्चंस कुछ नहीं कर पाता। मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व करना भी अगर बच्चे को 2 घंटे तक सिखाओगे तो उसका कोई रेलेवेंस नहीं है ना। तो इस तरह की दिक्कतें बच्चे को कई बार आती है, क्योंकि ये जो ऑनलाइन कोचिंग्स क्या कर रहे हैं आजकल, बड़े कोचिंग जिनमें लाखों बच्चे एक बार में लाइव पढ़ते हैं, करोड़ों के बैचेस होते हैं जिनके, अरबों के बैचेस कह सकते हैं, 50 करोड़ का बैच, 80 करोड़ का बैच, ऐसे बनते हैं इनके बैचेस। तो इनके साथ क्या है कि क्योंकि रिजल्ट आने से पहले बैच लॉन्च होता है, रिजल्ट आने के बाद तक बच्चा आता है, तो पहले 2 महीने मैथमेटिकल टूल्स और यूनिट डायमेंशन में निकालने की कोशिश करते हैं, जैसे कहते हैं अभी तो कुछ कवर अप हुआ नहीं है, नया बच्चा ज्वाइन कर ले उसी बैच में, क्योंकि स्टार टीचर तो बहुत लिमिटेड ही हैं जिनके नाम पे कंपनियां चलाते हैं ये लोग। तो कुछ दिक्कतें बच्चों ने मेरे से अपनी शेयर करी थी मेल पे पर्सनली, ठीक है ना। तो उन दिक्कतों का मैंने जो बाद में दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में बच्चों की प्रॉब्लम सुनी, वो आपके साथ एक बार डिस्कस करूंगा। टेस्ट सीरीज आपको कौन सी लेनी चाहिए, कब तक सिलेबस कंप्लीशन करना चाहिए, नोट्स कैसे बनाने चाहिए, कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए, आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, और अगर आप ऑनलाइन ले रहे हैं तो ऑनलाइन में जो दिक्कतें रह जाती हैं उसको कैसे ओवरकम करें, और अगर ऑनलाइन और ऑफलाइन में से ड्रॉपर के लिए क्या बेटर रहेगा, अभी ये डिस्कस करते हैं। तो चलिए, पहला आ जाता है, आपको ये बात समझ आ चुकी है कि आज अगर मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ जुलाई मिड में, है ना, तो मैं क्षमा चाहता हूँ, काफ़ी दिन से मैं एक्टिव नहीं था यूट्यूब पे, मैं वापस आ गया हूँ आपके लिए। 2027 के बच्चों के लिए आपको चैनल पे रेगुलर कंटेंट मिलता रहेगा, आप चिंता मत करिए। और जुलाई के 2 हफ्ते रहते हैं, उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 7 महीने, 2 हफ्ते ये 7.5 महीने। तो मैं अप्रॉक्सीमेटली 32 हफ्ते मान लेता हूँ, 32 वीक्स, ठीक है। 28 चैप्टर हैं फिजिक्स के, 32 वीक्स हैं, तो आपको एवरेज तौर पे 1 हफ्ते में 1 चैप्टर करना है। बड़ा चैप्टर अगर 1.5 हफ्ते ले रहा है तो छोटा चैप्टर फिर आधा हफ्ता भी लेना चाहिए। तो ये आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अब मैं 2025 का पेपर फिजिक्स का बहुत तूफानी पेपर आया गया, सबसे बदनाम पेपर 2025 का था। 2025 के बदनाम पेपर पे लोगों ने बहुत चीज़ें कैश करी कि अब एडवांस लेवल की प्रिपरेशन करेंगे, अब एडवांस लेवल पढ़ाएंगे, अब तो सर जेई एडवांस का पढ़ना है। टीचर लोगों ने भी दे प्रोजेक्टाइल, दे एनएलएम, मैथमेटिकल टूल, यूनिट डायमेंशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन 32 घंटे, मैथमेटिकल टूल 35 घंटे, मोशन इन प्लेन 40 घंटे। तो 3 चैप्टर में 100 घंटे हो गए। 200 घंटे का पूरा फिजिक्स का कोर्स होता है ड्रॉपर के लिए। आप जिसको डेरिवेशंस नहीं करा रहे हैं, आप उसे 200 घंटे में सब कुछ पढ़ा सकते हैं। वही कैपेसिटर का सीरीज पैरेलल का क्वेश्चन, 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, अगले में 2, 3, 4, अगले में 4, 5, 6, अगले में 7, 8, 9, वैल्यूज चेंज कर करके आप कराए जा रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके बैच में लाखों बच्चे हैं और आपको पता है कि लाखों बच्चों में से बहुत सारे बच्चे एवरेज होंगे, बिलो एवरेज होंगे, अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे, सुपर इंटेलिजेंट भी होंगे, है ना। तो आपको अपनी स्पीड इतनी स्लो रखनी है, क्योंकि बच्चे को बोलने का तो ऑप्शन है नहीं,
बच्चा पूछ तो सकता नहीं है, वो तो एक बार में 1000 चैट्स आ रही हैं, 1000 चैट में से भी कोई AI वेआई के थ्रू एक आध बता दी गई तो बता दी गई, है ना। तो इस वजह से इनकी स्पीड बेहद 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 स्लो है, बेहद स्लो। अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप ऑफलाइन ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बड़े कोचिंग्स के ऑफलाइन तो और भी बेकार हो गए हैं, क्योंकि ऑनलाइन से तो रेवेन्यू आता है। देखिए, जहाँ से पैसा आता है तिलों से तेल निकलते हैं बच्चों, सच्चाई ये है। जहाँ से पैसा आता है वहाँ पर अच्छी फैकल्टी रखी जा सकती है। जिस बैच से, लेट से कोई 5000 रुपये का बैच है, ऐसे किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, एक एग्जाम्पल के तौर पे बोला है, लेट से कोई 5000 का बैच है और उसमें 1000 बच्चे पढ़ते हैं तो 50 लाख हो गए। और अगर आप और 1 लाख बच्चा लेते तो मेरे हिसाब से ये 50 करोड़ का बैच हो जाता है। 50 करोड़ एक बैच का, स्टार से स्टार बड़ा टीचर, मून टीचर हो, कॉन्स्टिलेशन टीचर हो, ठीक है, तो कैसा ही टीचर हो, 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए का पैकेज होता है यूजुअली। तो 50 करोड़ का बैच पढ़ाने के लिए 1-1 2-2 करोड़ के एक टीचर आराम से अफोर्ड किए जा सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन में प्रॉब्लम क्या है कि ऑफलाइन में भले ही फीस ज़्यादा है, लाख रुपए की फीस है साल भर की, बट एक बैच में 40 बच्चे होते हैं, 40 लाख का बैच होता है। और एक टीचर एवरेज तौर पे 4 बैच पढ़ा लेगा, 5 बैच पढ़ा लेगा साल भर में, 5 बैच पढ़ा लेगा अगर साल भर में, तो 2 करोड़ तो टोटल रेवेन्यू है 5 बैचेस का। अब 2 करोड़ के लिए अगर आपको 4 टीचर रखने हैं तो हर टीचर को 50 लाख वाला टीचर तो आप रख नहीं सकते, ब्रिलियंट टीचर तो रख नहीं सकते, तो टीचर वैसे ही रखा जाएगा ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट के थ्रू, 70,000 रुपये, 80,000 रुपये, लाख रुपये की सैलरी वाला। तो जितने बड़े कोचिंग हैं इनके ऑफलाइन सुपर बेकार हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे पीक लोकेशन पे दिल्ली के अंदर, साउथ दिल्ली में, प्रीत विहार में, जनकपुर में बड़े बड़े सेंटर्स खोल दिए जहाँ के रेंट ही 25 लाख रुपये महीना है। तो जब रेंटल मार्केटिंग पे इतना खर्चा होगा तो फैकल्टी कॉस्ट जीरो कर रखनी पड़ती है। तो सबसे बेकार फैकल्टी अब इन बड़ी कोचिंग्स में ही है ऑफलाइन के अंदर। इनकी ऑनलाइन स्टार फैकल्टी है, बट ऑनलाइन स्टार फैकल्टी के साथ क्या दिक्कत है मैंने बताया। तो ये एक इशू बहुत बड़ा रहा है बच्चों के साथ। तो इस इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए मैं ये मानता हूँ कि आप ऐसा करिए, ऑब्वियसली मैं कोई कोर्स लॉन्च नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एक जनरल बात बता रहा हूँ कि आप एक ऑनलाइन कोर्स लीजिए, क्योंकि ऑफलाइन में कोर्स कंप्लीशन की फिजिबिलिटी नहीं हो रही। मैंने देखा बहुत सारे बड़े ऑफलाइन कोचिंग अच्छे से कोर्स नहीं कराते, पहले 1 महीना पूरा बायोमोलिक्यूल पढ़ाते हैं और आखिरी में पता लगता है कि बायो के 6 चैप्टर हो जा रहे हैं 6 दिन में। तो ये जो है ना, कोर्स का सिस्टम नहीं बनता, क्योंकि शुरू में बच्चे को रोकना है, शुरू में इंस्टॉलमेंट्स लेनी है, ये सब चल रहा होता है। बेटर है कि आप एक ऑनलाइन कोर्स लीजिए, साथ में जो एक ऐसा सब्जेक्ट, तीनों में से कोई सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट जो आपके लिए बहुत पेनफुल है, लेट्स से फिजिक्स, तो अपने घर के आसपास के नियर बाय अच्छा नामी टीचर जिनका अच्छा रिजल्ट आता हो, जेई का, नीट का, आप उनसे, उनका अगर कोई बैच चलता है 10 बच्चे, 20 बच्चे, 25 बच्चे, 15 बच्चे का, बहुत ही अच्छी बात है। 200 बच्चे वाले बैचेस तो नहीं, है ना। या फिर वो आप उनको जाके पर्सनली बोल दीजिए कि सर मेरे को, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं कि सर पर्सनली जूम पे पढ़ा दीजिए, पर्सनली वैसे पढ़ा दीजिए। अब आप अकेले नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप 5 बच्चों का ग्रुप बना लीजिए, 10 बच्चों का ग्रुप बना लीजिए, और वो 10 बच्चे सेलेक्टिवली जाके उस एक लेट से फिजिक्स के सब्जेक्ट के लिए एक ट्यूटर को, एक टीचर को से जूम पे, क्योंकि अगर आप टीयर 2 टीयर 3 में रहते हैं तो वहाँ एक्सेसिबल नहीं है अच्छे टीचर्स, तो आप जूम पे पढ़ लीजिए। तो ये एक अच्छा सोल्यूशन हो सकता है आपके लिए। लेट्स से कोई टीचर 5000 रुपये पर आवर लेता है, तो 20 बच्चों के ग्रुप में आपको 200-250 रुपये पर आवर पढ़ेंगे, और उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा सिलेबस पढ़ें। आपने एक ABC ऑनलाइन कोचिंग से प्रोजेक्टाइल पढ़ लिया है, अब आपको बस प्रोजेक्टाइल बॉडी प्रोजेक्टेड ऑन इंक्लाइन प्लेन समझ नहीं आ रहा, एक्सप्लोजन ऑफ प्रोजेक्टाइल समझ नहीं आ रहा, 2 प्रोजेक्टाइल का कोलिजन समझ नहीं आ रहा, रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ नहीं आ रहा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्रोजेक्टाइल, 5 टॉपिक समझ नहीं आ रहे, तो आपने बोला सर ये 5 टॉपिक पढ़ा दीजिए, हमारी इंडिविजुअल क्लास है, 15 बच्चों की, 10 बच्चों की, 20 बच्चों की, 5 बच्चों की, आपने लाइक माइंडेड पीपल का ग्रुप बनाया, आपने पढ़ लिया। तो इससे थोड़ी सी चीज़ें आपके लिए फास्ट रहेंगी। मैंने ऑनलाइन के साथ एक प्रॉब्लम यही देखी है बस कि दिसंबर मिड तक, पिछले साल मई में एग्जाम हो गया था ना 2025 में, 3-4 मई को जब भी हुआ होगा 5 मई को जो भी है ना, तो मई में स्टार्ट करके ड्रॉपर कोर्स, दिसंबर मिड में जाके वेव्स, क्लास 11th के वेव्स, पूरा साल निकल गया ऑलमोस्ट। क्लास 11th के वेव्स का टेस्ट होता है, उसके बाद से ये क्लास 12 स्टार्ट करते हैं, नवंबर तक कर लेते होंगे, दिसंबर से स्टार्ट करते होंगे। तो मुझे लगता है कि 11th और 12th के सिलेबस कंप्लीशन में थोड़ा बैलेंस रहना चाहिए। शुरू का चैप्टर 50 घंटे चलता है, आखिरी का चैप्टर भी 10, 12, 15 घंटे चल जाता होगा, बट प्रॉब्लम क्या है कि आखिरी तक बच्चे में इतनी जान ही नहीं बचती कि वो उतनी वीडियोस देख पाए, उसको रिवीजन भी करना है, उसको टेस्ट सीरीज भी मैनेज करनी है। तो आप कोशिश ये करिए कि आप एक वीक एक चैप्टर का एवरेज लेके चलिए, और जिस नामी टीचर से आप पढ़ रहे हैं आपको लगता है कि उससे नहीं पढ़ा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो आप उसके यूट्यूब पे वीडियोस पढ़े होंगे फ्री, वहाँ से कर लीजिए। कुछ नया नहीं पढ़ाएंगे इस साल, वो कुछ नया नहीं होगा। फ़र्क ये पड़ेगा कि आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसी है, उससे फ़र्क पड़ेगा। आपने 2025 के बाद एडवांस लेवल का पढ़ के देख लिया, आपको कितना फ़र्क पड़ गया आपने देख लिया। वही 1% बच्चा जो सुपर ब्रिलियंट था वही कर पाया, है ना। हर बच्चा तो नहीं कर पाया वो जेईई एडवांस की प्रिपरेशन करके। और 25 के मुकाबले 26 का पेपर
25 के मुकाबले 26 के पेपर में एक अच्छाई थी, एक बुराई थी। 26 का पेपर, फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, रिलेटिवली ईजी था 25 से। 25 का पेपर थोड़ा ज़्यादा खौफनाक, ज़्यादा बदनाम पेपर था। बट 25 के पेपर में एक अच्छी बात ये थी कि 25 के पेपर काफ़ी हद तक डायरेक्टली उठाए हुए दिख रहे थे, काफ़ी हद तक वैल्यूज़ भी सेम। तो उसमें 16-17 क्वेश्चन जेई मेन के पीवाईक्यू थे, एनसीईआरटी बैक थे और नीट पीवाईक्यूज। तो 3 चीज़ों से पूरा 2025 का फिजिक्स का पेपर बन गया था, एनसीईआरटी, नीट पीवाईक्यू, जेई मेन पीवाईक्यू। 26 का पेपर रिलेटिवली आसान था, बट 26 के पेपर में एज इट इज़ सेम वैल्यूज़ के क्वेश्चंस नहीं है। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आप एज इट इज़ क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशन रखिए मत। जो टीचर बोलता है 500 घंटे की फिजिक्स पढ़ाने के बाद भी कि मेरे नोट्स में से आ गया, तो 500 घंटे पढ़ाने के बाद में आ भी गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, आ भी गया तो बड़ी बात नहीं। और वैसे तो सेम टू सेम इस बार के क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट सेम थे, जेईई मेन बेस्ड थे या एनसीईआरटी बेस्ड थे, बट क्वेश्चंस काफ़ी हद तक न्यूली फ्रेम थे। चाहे छोटा कंपैरिजन का क्वेश्चन भी था, अगर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला भी देख लें या मीन फ्री पाथ वाला क्वेश्चन भी देख लें, रेशियो निकालने वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। बट वो एज इट इज़ प्रीवियस ईयर में नहीं दिखेगा आपको, एज इट इज़ दिखेगा कहीं पर कि मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला पूछा हुआ है कहीं पर जेईई मेन के अंदर पहले या नीट के अंदर पहले। तो आपको इस बार अपनी पढ़ाई को थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड रखना पड़ेगा। इस बार आपको पढ़ाई को क्वेश्चन बेस्ड नहीं रखना पड़ेगा कि मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन आ गए। बहुत लोग ऐसे डाल देते हैं वीडियो बाद में कि जो मैंने पढ़ाए थे देखो सेम क्वेश्चन आ गए। एक ने डाल दिया देखो ये कि एवरेज स्पीड एनसीईआरटी में एवरेज वेलोसिटी पूछी, देखो एवरेज स्पीड आ गया। अरे भाई, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में बहुत अंतर है। एवरेज स्पीड निकालने के लिए मॉड लेके इंटीग्रेट करना पड़ता है, एवरेज वेलोसिटी में x2 - x1/t2 - t1 करना पड़ता है, बहुत अंतर है। तो वो सेम नहीं है, वो सिमिलर है। सिमिलर में भी उस तरह का सिमिलर नहीं है ना। तो ये याद रखिए कि सिलेबस कंप्लीशन आपके हाथ में है। ये बड़ी कोचिंग्स को तो अपना कोर्स बेचना है और बहुत ज़्यादा, जितना ज़रूरत नहीं है उससे भी ज़्यादा कोशिश करके पढ़ा के और थोड़ा स्लोअर स्पीड में पढ़ा के, जिससे कि बच्चे लंबे समय तक टिके रहें, उन्हें समझ आता रहे। बहुत स्लोअर स्पीड में पढ़ाना है और बहुत लंबे समय तक कोर्स खींचते हैं ये लोग, जिससे कि क्या होता है अंत में बच्चा 12वीं को कवर अप नहीं कर पाता, 12वीं में उतना स्ट्रेंथ नहीं बना पाता। और 11वीं के शुरू के चैप्टर में इतना ज़्यादा टाइम दिया हुआ होता है कि बीच के 11वीं के चैप्टर भी गायब होते हैं। मतलब मैंने देखा कि लोगों का फ्लूइड, थर्मल, थर्मोडी, केटीजी, एसएचएम वेव्स खराब ही होता है। बस अच्छा क्या है, वर्क एनर्जी पावर तक। ऐसा लगता है कि शुरू के 3 महीने बस वर्क एनर्जी पावर तक ही पढ़ते रह गए। तो वेटेज तो सेम है ना। एसी के अगर 2 क्वेश्चन आए, अगर एसी का क्वेश्चन आया था तो बच्चों के ईएम वेव के 2 क्वेश्चन नहीं आए थे। अगर ऑसिलेशन से, एसएचएम से 1 या 2 क्वेश्चन आया तो ईएम वेव से भी तो 2 क्वेश्चन आए। तो आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि वेटेज तो सब जगह की बराबर है। और आपको आज मोटिवेटेड फील करेंगे, आज वीडियो देखने के बाद आज तो फोड़ देंगे सर, कसम से आग लगा देगा आपका भाई, आज तो तोड़ देगा सब कुछ। वो नहीं करना ना। आपको ये बात समझ आ गई, 32 हफ्ते 28 चैप्टर, तो आपको क्या पेस रखनी है, आपको क्या पेस रखनी है। एक एवरेज तौर पर 1 चैप्टर पर वीक की पेस रखनी है आपको। आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं, ठीक है। आप वीडियो से कर सकते हैं, ठीक है। आपकी कोचिंग में वो 1 महीना 1 चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो भाई उसी टीचर की वीडियो उठा लो यूट्यूब पे। अगर आपको लगता है वही गॉड है तो उसकी वीडियो यूट्यूब पे फ्री में पढ़ी, सेम ही पढ़ाते हैं, कोई नया नहीं पढ़ाते, कोई अलग नहीं। बल्कि यूट्यूब पे थोड़ा फास्ट पढ़ाया होगा, लाइव बैच में तो बहुत स्लो चल रहा है। उसके अलावा केमिस्ट्री में आप ब्लॉक स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारी टेस्ट सीरीज में जैसे पहला चैप्टर आ जाता है रिडॉक्स रिएक्शंस, तो जब आपने रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा तो आप कोशिश करके सेल्फ स्टडी से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लीजिए। लास्ट जब आप कोई 5000, 4000, 6000, 8000 वाला कोर्स खरीदेंगे, आपको लास्ट ईयर की रिकॉर्डिंग ये लोग देते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लपेट लीजिए। बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के साथ सॉल्यूशंस कर लीजिए। 60% काम हो जाता है सॉल्यूशंस का। बस आपको हेनरीज लॉ, राउल्ट्स लॉ और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले ही तो अलग करने, मोलैलिटी वगैरह का फॉर्मूला सेम ही है, मोलैलिटी तो काफ़ी चीज़ें तो कवर अप हो जाती हैं। कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी बैक जो क्लास 12th में Na2CO3 NaHCO3 वाला इक्विमोलर रेशियो वाला जो HCl से रिएक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर स्टोइशियोमेट्री भी लग रही है। यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ एटम जब आप केमिस्ट्री का करें तो आप कोशिश करिए कि आप डुअल नेचर एटम न्यूक्लियाई किसी भी लास्ट ईयर की वीडियो से अपनी कोचिंग के लपेट लीजिए, या आपको आता है तो खुद कर लीजिए। तो ये आपके 4 चैप्टर कवर अप करता है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी ब्रॉय भी है, एटम्स का पार्ट भी है सारा, बोर मॉडल ऑफ एटम। न्यूक्लियाई अलग है, न्यूक्लियाई नहीं है, बट कोई बात नहीं, यहाँ 4 चैप्टर कवर अप हो जाएंगे। आप जब भी आपके कोचिंग के अंदर जहाँ भी आप टेस्ट सीरीज़ लेते हैं, अगर आपका टेस्ट सिलेबस है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज और बॉन्डिंग, तो आप कभी भी फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं होंगे टेस्ट देने में, कभी फुल्ली प्रिपेयर नहीं होंगे जब तक कि आप पी ब्लॉक प्रिपेयर नहीं करते। तो आपको उसके साथ पी ब्लॉक प्रिपेयर करके जाना चाहिए, और टू बी ऑन दी मोर सेफर साइड वहाँ पर आप डी ब्लॉक भी प्रिपेयर करके जाएंगे तो फिर आपको पूरी इनऑर्गेनिक आएगी। अब वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्वेश्चन उठा के इनर्ट पेयर इफेक्ट के ऐसे दे देंगे कि आपको पी ब्लॉक नहीं आता होगा तो आप फंस जाएंगे, है ना। उसके बाद यहाँ पर डी ब्लॉक कोऑर्डिनेशन सॉल्ट एनालिसिस का एक ब्लॉक बना लीजिए। केमिकल एनालिटिक्स ईजी है। इक्विलिब्रियम और थर्मो को अब आप फिर खुद करने की कोशिश मत करिए, थोड़े मुश्किल चैप्टर हैं तो ये अपनी कोचिंग के बेसिस पे कर लीजिएगा, है ना। बच्चों कुछ चीज़ें आपको अपने आप डिसाइड करनी पड़ेंगी, है ना। यहाँ पर जीओसी हाइड्रोकार्बन हेलो एल्केन का एक ब्लॉक बना लीजिए। 3 ओसी के चैप्टर एक साथ करिए,
एल्कोहल और एल्डिहाइड में ऑक्सीजन वाले हैं, ये एक साथ करिए। अमाइंस सेपरेट है, अमाइंस आप एंड में कभी भी कर लीजिए। केमिस्ट्री के लिए रिसोर्सेज मैंने इस बार ये महसूस किया कि 2000, देखिए मैं DTU से कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ। DTU की कंप्यूटर साइंस का मतलब हो गया मौलाना आज़ाद का MBBS, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट। इंजीनियरिंग में और मेडिकल में ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट बात हो गई, अगर आप IIT और एम्स को इक्विवेलेंट लेके चलते हैं तो, ठीक है। तो मैंने फिर भी जस्ट फॉर फन, मैं फिजिक्स का टीचर हूँ, मैंने 2023-2024 नीट दिया। 2023 में मेरे 566 थे, 2024 में मेरे 605 थे। ऑब्वियसली मैं बायो नहीं पढ़ पाता उतनी, ना मेरे से अब लर्न हो पाता, ना मेरे को टाइम मिल पाता। तो मैंने कुछ चीज़ें अपने आप एक्सपीरियंस करी कि आप जब हम नीट का पेपर होता है ना, तो 10 टीचर बैठे होते हैं, बड़े कोचिंग में 20 टीचर बैठे होते हैं AC रूम में, कैलकुलेटर लेके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन आके बोल देते हैं। उतना मुश्किल नहीं है इस बार का पेपर। तो जब बच्चा पेपर देता है ना, तो उसे समझ आता है 90 बायो के क्वेश्चन देने के बाद में ना इंजन गर्म हो चुका होता है, इंजन उसी के बाद गर्म हो चुका होता है। बायो के क्वेश्चन को भी पढ़ना पड़ता है लाइन टू लाइन, है ना। वहाँ पर भी वो ऑप्शन ऐसे जंबल करके दे देते हैं कि इनमें से कौन से कितने सही हैं, इनमें से कौन सा सही है, तो दिक्कत हो जाती है, इनमें से कौन सा गलत है। तो आप ना उतनी मेहनत करके जब 90 क्वेश्चन 1 घंटे में करते हैं तो इंजन गर्म हो जाता है। उसके बाद फिर आप केमिस्ट्री करते हैं, फिर आप जब फिजिक्स पे आते हैं थके हारे थके मांदे, तो उसके बाद अगर फिजिक्स का पेपर लेंथी मिल जाता है तो नहीं होता है बच्चों से, ये एक प्रॉब्लम है। शायद 2024 की इतनी हाई, देखो 2023 का पेपर 2024 से बहुत आसान था, 24 से आसान था। 23 की कट ऑफ 610-12 थी, 24 की कट ऑफ 658 थी, वही अनफेयर मीन्स की वजह से, मैं उसको डिस्कस नहीं करूँगा। मैंने 23, 24, 25 तीनों का केमिस्ट्री का पेपर एनालाइज किया और मैंने एक ही चीज़ देखी कि सारा केमिस्ट्री का पेपर NCERT एग्जाम्पलर और नीट PYQ से था। 2025 के अंदर बस JEE एडवांस का, JEE का एक PYQ आया था, एरोमेटिक ईथर वाला, साइक्लिक ईथर वाला, है ना। बट 2026 के केमिस्ट्री का पेपर भी घुमा के दिया हुआ था। केमिस्ट्री का पेपर उतना डायरेक्ट नहीं था, केमिस्ट्री में भी 170 स्कोर करना आसान नहीं था। आप में से जिन्होंने पेपर दिया है, आप मेरी बात से इत्तेफाक रख पा रहे होंगे। तो अब आपको थोड़ा केमिस्ट्री पे भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स आपका, देखिए बायोलॉजी आपका बड़ा भाई रहा है, आपको आशीर्वाद देता आया है लंबे समय से और आशीर्वाद देता रहेगा, ठीक है। बड़े भाई का जो फादरली इमेज होती है, ठीक है। फिजिक्स आपका सौतेला भाई है, आपको पता है कि ये तो बंटवारा करेगा, ये ऐसा करेगा जो जीवन में मेरी ग्रोथ रोकेगा, ठीक है। अब केमिस्ट्री आपका सगा भाई होता था छोटा, जो आपको सपोर्ट कर ही रहता भैया भैया बोल के। अब अगर केमिस्ट्री में छोटा भाई भी बगावत करने पे आ जाएगा तो कलेश हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा 26-27 की प्रिपरेशन में ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि बायो में आपको कुछ भी करके, क्योंकि बायो आपके हाथ का सब्जेक्ट है, आपने ठानी है अपने मन से डॉक्टर बनने की, तो बायो में आप 350, 360, 340 वो वाला स्कोर लेके चलेंगे। मतलब बायो में आप सिर्फ अपने लिए सिल्ली मिस्टेक से ज़्यादा कोई स्कोप नहीं रखेंगे कि मेरे सिर्फ सिल्ली मिस्टेक हो गई तो भगवान की मर्जी, अदरवाइज़ मेरा कोई गलती नहीं होगी, ऐसी कोई चीज़ नहीं आनी चाहिए जो मैंने पढ़ी ना हो। उसके बाद आपको केमिस्ट्री पे भी सुपर फोकस करना पड़ेगा इस बार, क्योंकि अब आप जो भी मार्क्स लूज कर रहे हैं और फिजिक्स में कर रहे हैं, और फिजिक्स एक हद के बाद आपके हाथ में भी नहीं रहती। कि मैंने देखा कि एक हद के बाद बच्चे के हाथ में भी नहीं रहती। बच्चा पढ़ के 30, 35, 32, 35 क्वेश्चन कर सकता है, 45 में से 45 बच्चा पढ़ के कर ले, ये इसकी गारंटी नहीं है। ऐसा नहीं कि आप कर नहीं सकते, इसकी गारंटी नहीं है ना। तो मैंने अब जो देखा 2026 का पेपर केमिस्ट्री का मुझे हल्का सा घुमावदार लगा। ऐसा कुछ नहीं कि ये एडवांस लेवल का आ गया, अब एडवांस की केमिस्ट्री पढ़नी शुरू करेंगे तो एडवांस की केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन नहीं हिलने का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो बात नहीं है। थोड़ा सा केमिस्ट्री में आपको क्वेश्चंस को डीपली प्रैक्टिस करना पड़ेगा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ। अब केमिस्ट्री एज इट इज क्वेश्चन उठा के नहीं दे रहा है। फिजिक्स तो जो हुआ वो हुआ। फिजिक्स में 25 के अंदर क्वेश्चन ना डिकोडेबल थे, डिकोड आसानी से हो रहे थे कि ये जेईई मेन के 17 क्वेश्चन है, ये नीट पीवाईक्यू से है 10-15 क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी से है इतने क्वेश्चन, ऐसे सीख रहे। बट 26 के अंदर क्वेश्चन का लेवल हल्का सा डाउन था, बट क्वेश्चन नए फ्रेम किए हुए थे। तो आपको कॉन्सेप्ट आता है तभी आप कर पाएंगे। आप रट के नहीं कर सकते कि आपने को 500 घंटे फिजिक्स पढ़ा दी गई, आपने वो नोट्स चाट लिए, खा लिए कॉफ़ी में मिला के और उसकी सेम वैल्यूज आ गए, तो नहीं हुआ। आपको जीवन भर शॉर्टकट सिखाएगा, ये लगा दो, वो लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। ओरिजिनल पेपर में आपने कितने शॉर्टकट लगाए। तो फिजिक्स में एक ही चीज़ काम आएगी कि आप क्वेश्चन देख के कलम चलाना सीखिए। कलम चलाना, क्वेश्चन आया आप कलम चलाइए, क्वेश्चन आया आप कलम चलाइए। इसको कौन सा बताया था सर ने, इसका कोई तरीका बताया था, बिल्कुल गलत है ये बात, ठीक है। केमिस्ट्री के वापस आ जाते हैं। केमिस्ट्री में आप एनसीईआरटी की रीडिंग आपको करनी है और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो रिएजेंट्स हैं वो एनसीईआरटी के बाहर नहीं आएंगे। पिनाकोलोन रिएजेंट में नहीं आएगा, फ्राइज रिएजेंट में नहीं आएगा, ठीक है। बेंजोइन कंडेंसेशन नहीं आएगा, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको करनी है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आप सेलेक्टेड क्वेश्चंस कर सकते हैं। आपको सेलेक्टेड क्वेश्चंस कौन बताएगा, मैं बताऊंगा। मेरे चैनल का नाम है टेलीग्राम पे फिजिक्स विद अंकुर सर।
मैं आपको टाइम टू टाइम एक एक बुक 20-20 15-15 दिनों में एग्जाम्पलर के सेलेक्टेड कौन से क्वेश्चंस करने हैं केमिस्ट्री के मैं बता दूंगा। आपको मेरे पे भरोसा रखना पड़ेगा। अब इसका कि सर क्या गारंटी कि उससे आ जाए, तो उसकी क्या गारंटी है कि उससे नहीं आएगा, ये भी नहीं है ना, ठीक है। उसके अलावा आपको नीट के PYQs करने ही पड़ेंगे। आपको केमिस्ट्री के लिए अब आपको जेईई मेन के PYQs भी करने पड़ेंगे 10 साल के कर लीजिए आप, केमिस्ट्री के लिए बहुत है, क्योंकि जेईई मेन के PYQs काफ़ी डीपली पूछे जाते हैं। हर साल एक चैप्टर से वो इतनी सारी शिफ्ट्स के अंदर हर चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं और डीप क्वेश्चंस पूछते हैं, तो इससे काफ़ी बेनिफिट होता है बच्चों प्रैक्टिस में। तो अब आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। कोई और ऑप्शन बचता नहीं, क्योंकि मुझे अब दिख रहा है कि केमिस्ट्री भी अपनी थोड़ी सी मुश्किल साइड पे मूव कर रही है। लोगों ने सिर्फ फिजिक्स को हुआ बना रखा है। इस बार कोई उतनी आसान केमिस्ट्री नहीं थी कि 175 मार दोगे, है ना कहीं गलती के चांसेस हो रहे थे। बायोलॉजी का मुझे इतना ज्ञान नहीं है, बट बायोलॉजी में मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि बायोलॉजी में अपना प्लीज़ टाइम सेव करें। अच्छा, केमिस्ट्री में याद रखिए कि चलिए वो अंत में आता है। चलिए, बायोलॉजी में आपके 32 चैप्टर है। मैंने एवरेज तौर पे आपको 32 हफ्ते बताए हैं प्रिपरेशन करने के लिए। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि आपको आज डिसाइड करना पड़ेगा कि ऐसे कौन से बायोलॉजी के चैप्टर्स हैं, क्योंकि कल फिर हो ना हो आप कल भूल सकते हैं। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि बायोलॉजी के 32 में से कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनको मुझे वीडियो से नहीं करना है, वीडियो लेक्चर से नहीं करना है, क्योंकि वो आपका टाइम खा जाएंगे। और बायोलॉजी में कुछ चेंज नहीं हुआ है ना, सही है। तो मेरे हिसाब से ये 7-8 चैप्टर है जिनमें आपको बायोलॉजी की जरूरत है। मुझे जितनी अपनी नॉलेज है, देखिए बायोलॉजी में तो मैं कच्चा हूँ, ठीक है। तो एनिमल किंगडम हो गया, किंगडम प्लांटे हो गया, एनाटमी हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, स्केलेटल सिस्टम वाला जो चैप्टर है, मॉल बेसिस, इनहेरिटेंस, वेरिएशन, इवोल्यूशन। मुझे लगता है ये 8 ऐसे चैप्टर है जिसके लिए बच्चे को वीडियो देखनी चाहिए। कॉन्सेप्ट है, लर्निंग मुश्किल है या जो भी है। बाकी के जो 24 चैप्टर हैं बायो के, वो डुएबल हैं। आप सेल साइकिल, सेल डिवीजन में अगर आपको दिक्कत आती है तो आप वीडियो देख लीजिए। सेल ईजी है, बायोमोलिक्यूल्स ईजी है, बायोटेक ईजी है, सारा ह्यूमन फिजियोलॉजी ईजी है ना बच्चों। इकोलॉजी में कुछ नहीं है। तो आपको इतना समझना पड़ेगा कि एनसीईआरटी करिए अच्छे से। आप अगर एक और बात, अगर आपकी लर्निंग सुपर चैंपियन है आप लर्निंग में, तो आप एनसीईआरटी में से भी अपने नोट्स बना लेते हैं। बहुत से बच्चे एनसीईआरटी के नोट्स वहीं पर हाईलाइट करके बनाते हैं। लॉन्ग रन में एनसीईआरटी से पढ़े हुए नोट्स को भूलने, एनसीईआरटी से लर्न करी हुई चीज़ों को भूलने के चांसेस होते हैं। तो बेटर है कि बायोलॉजी के आप नोट्स बना लीजिए, चाहे खुद बना लीजिए एनसीईआरटी से, चाहे आप, क्योंकि मुझे बायोलॉजी लर्न नहीं होती है अब, क्योंकि मेरी भी उम्र हो गई अब, तो मैं नहीं लर्न कर पाता, तो मेरे को नोट्स ही प्रेफरेबल लगते थे। और बायोलॉजी में आपको बड़े नोट्स जैसे भी आप एनसीईआरटी के बनाइए, एनसीईआरटी के बाहर के तो है नहीं। एनसीईआरटी काफ़ी प्रिसाइज, काफ़ी प्यारी, काफ़ी अच्छी है बायोलॉजी की। तो एनसीईआरटी के नोट्स, अगर 8 पेज का चैप्टर है, 2-4 चैप्टर बड़े हैं जिनको छोड़ दीजिए, 8-10 पेज के चैप्टर हैं, आप उससे नोट्स बनाएंगे तो वो बढ़िया बनेंगे, डुएबल बनेंगे। बायोलॉजी में आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप जब नोट्स को शॉर्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ शॉर्ट हो जाएगा, कट शॉर्ट हो जाएगा, पता लगा पेपर में वही आ गया। लॉन्ग रन में बार बार वो चीज़ों को भूल जाएंगे आप। बायो के नोट्स को तो रिवाइज करने का यही तरीका होगा कि पहले आप जब रिविजन कर रहे हैं तो ऐसा हुआ कि आपको 4 दिन लग रहे हैं 16 चैप्टर रिवाइज करने में, है ना। फिर ऐसा टाइम आ गया कि आप बस 2 ही दिन में 16 चैप्टर रिवाइज कर ले रहे हैं। फिर आखिरी में आप एक ही दिन में 16 चैप्टर रिवाइज कर ले रहे हैं कि इतना याद हो गया आपको। बस पेज पलट के, फोटोग्राफिक मेमोरी, आपने फोटो खींच लिया आंखों में कि पेज पलट के आपको पता है कि हाँ यहाँ मैंने बना रखा है, वो क्या होता है, वो जो भी माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है ना। तो उसके बाद देख लीजिए जो प्रॉब्लम्स मैंने देखी वो ये देखी बच्चों के साथ कि ऑनलाइन कोचिंग, देखिए ऑनलाइन कोचिंग के नोट्स जो है ना वो ह्यूमंगस हैं बच्चे के, ह्यूमंगस। जो ऑनलाइन 5,000, 7,000, 10,000, 12,000, 2,000 वाले बैचेस हैं, क्योंकि इनमें इसकी प्राइसेस कम करके 50 करोड़ के बैच बनाए जाते हैं, है ना। तो इनके नोट्स ह्यूमंगस हैं। नोट्स क्यों ह्यूमंगस है? क्योंकि टीचर ही फॉर्मों में जी रहा है वहाँ पर, अच्छे टीचर फॉर्मों में जी रहे कि ये मैं ऐसा पढ़ा दूं कि ये क्वेश्चन ही सेम आ जाए। उसके चक्कर में वो क्वेश्चन सेम चीज़ के क्वेश्चन बार। मैंने एक वीडियो एक बच्चे ने मुझे देखी, एक बार दिखाई, सीरीज पैरेलल ऑफ कैपेसिटर, तो 2.5 घंटे चले जा रहा है। तो उसमें भी एक ही मेथड, बस डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाला ही, पहले K1 K2 1 2 3 ले लिया, फिर 2 3 4 ले लिया, 3 4 5 ले लिया। तो या तो आप मेथड्स कराओ बच्चे को कि भाई देखो सीरीज पैरेलल ऑफ रेजिस्टर या कैपेसिटर के तरीके हैं दुनिया में। एक कॉमन पोटेंशियल, ये एक फिक्टिशियस बैटरी मेथड, आपको कुछ ना समझ आए सीरीज पैरेलल काल्पनिक बैटरी लगा दी है। दूसरा मेथड ऑफ कॉमन पोटेंशियल, बहुत सारे तार दिखाई दें तो कॉमन पोटेंशियल। तीसरा कैपेसिटर में प्लेट कनेक्शन मेथड। चौथा आप व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस। पांचवा अनबैलेंस, वैसे व्हीटस्टोन ब्रिज सिलेबस में नहीं बट फिर भी कोई चाहे तो करा दे, अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। पांचवा कैपेसिटर के अंदर का डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स डाल दी जाए। छठा तरीका हो सकता है वहाँ पर कनेक्शन रिमूवल मेथड। 7वां सिमिट्री हो सकती है। 8वां क्यूब सर्किट्स हो सकते हैं। तो बेटा ये 8 वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं, इनमें देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, ये ऐसे ऐसे कर लिया जाए, हो गया। ये ना तुमने भाई K1 K2 K3 की वैल्यू चेंज किए जाओ 2.5 घंटे कराते रहो, मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ, उससे टाइम वेस्ट हो रहा है बच्चों, है ना।
तो मैंने देखा कि नोट्स ह्यूमंगस हैं, तो आप कोशिश ये करिए कि आप फिजिक्स के अंदर अंत में आते आते थोड़े से शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। बायो में ज़रूरत नहीं है आपको, है ना। और केमिस्ट्री में भी मुझे लगता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको थोड़े शॉर्ट नोट्स की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये लोग सारा आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ा देते हैं, टोटल आउट ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी मिसिंग हो जाती है, एनसीईआरटी के बाहर का सब कुछ दिखता है। तो फिजिक्स में आप थोड़े शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं अंत में रिविजन के लिए, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों में दिक्कत आती है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा न्यूमेरिकल्स दिखते हैं सेम से, तो उससे टाइम किल होता है बच्चे का। और एंड में आके दिसंबर में बच्चा उन नोट्स को रिवाइज करे बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगता है। मेरे को लोग मेल करते हैं दिसंबर में, मेरी मेल आईडी है अंकुर अग्रवाल, अग्रवाल में सिंगल जी, AGAR, अंकुर अग्रवाल physics@gmail.com। बच्चे अपना दुख दर्द मेरे से शेयर करते रहते हैं। तो उसमें बच्चे बोलते हैं दिसंबर में आके, सर इतने सारे नोट्स हैं कि नोट्स ही रिवाइज नहीं कर पा रहे, तो सर क्या करें, हम नोट्स करें या क्वेश्चन करें। अब मैं क्या बोलूँ बच्चे को आंसर कि क्वेश्चन करो, नोट्स मत करो। अब तो बच्चा कहता है अगर मैं नोट्स करूँगा तो मैं क्वेश्चन अपने आप नहीं कर पाऊँगा सर। अगर अच्छा मैं अपने आप क्वेश्चन नहीं करूँगा तो मैं सेलेक्ट नहीं होऊंगा। तो मैंने कहा फिर क्वेश्चन करो। फिर कह रहे सर क्वेश्चन करते हैं तो नोट्स नहीं कर पाते, तो नोट्स नहीं कर पाते तो धीरे धीरे क्वेश्चन में करेक्ट परसेंटेज कम होती चली जाएगी, धीरे धीरे वो चैप्टर लुप्त हो जाएगा दिमाग से, है ना बच्चों। तो ये एक प्रॉब्लम है। आप इसमें थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स बनाइए और अपनी एक स्पीड मेंटेन करिए। आप उस ऑनलाइन कोचिंग पे 100% डिपेंडेंट मत होइए कि तुम्हें माता तमें पिता तमें बंधु सखा तमें, है ना, वो नहीं करना आपको। दूसरा, कोई एक सब्जेक्ट जिसे आप अफोर्ड कर सकते हैं, या जो आपका बहुत ही ख़राब सब्जेक्ट है आप उसमें, और आपकी अफोर्डेबिलिटी है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, एक ऑनलाइन कोर्स लीजिए साथ में फिजिक्स या केमिस्ट्री के लिए, जो भी एक आपका, बायो तो नहीं बोलूँगा, जो भी एक आपका थोड़ा वीक, ज़्यादा वीक साइड पे है सब्जेक्ट, उसके लिए आप एक पर्सनल डाउट क्लियरिंग मेंटोरशिप जूम पे किसी टीचर से, या आपके घर के पास कोई अच्छे टीचर हैं उनसे पढ़ लीजिए। अब अगर पर्सनल क्लास बहुत महंगी है, लाखों में पहुंच जाती है, क्योंकि जनरली टीचर के पास भी देने के लिए अपना टाइम ही है, वो भी बेचारा फ्री में देगा तो क्या होगा। अब आप डॉक्टर बन जाएंगे तो पैरासीटामोल लिखने के भी 1000 रुपये लेंगे ना 1 मिनट के। तो जो टीचर है बेचारा, जिसने बहुत पढ़ाई करी है, वो भी जो चार्ज ले रहा है तो गलत तो नहीं है उसकी तरफ से, है ना। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, 5 बच्चों का आपने ग्रुप बनाया, अपने लाइक माइंडेड फ्रेंड्स का, 10 बच्चों का ग्रुप बनाया, 20 बच्चों का ग्रुप बनाया, और एक अच्छे टीचर को अप्रोच करके जूम पे पढ़ लिया, तो उससे आपको एक पर्सनल मेंटोरशिप मिलती रहेगी। सर ये सर कोचिंग में तो हमारे NLM ही चलता रह रहा है सर 1 महीने से, सर आप वर्क एंड जी पार रोटेशन भी करा दो, अगले टेस्ट में वर्क एंड जी पार रोटेशन आएगा 15 दिन बाद, ये NLM ही पढ़ाए जा रहे हैं। तो वहाँ से थोड़ा आप स्पीड कवर अप कर सकते हैं, अपने पर्सनल डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, है ना। मैंने बहुत सारी कोचिंग में बताया मैंने आपको कि वेव्स मैंने देखा दिसंबर तक चल रहा है, वो भी तब जब मई में बैच स्टार्ट किया था, फिर जैन फेब मार्च में लेकर के 12th लपेट देते हैं कोचिंग्स के अंदर, ऑनलाइन के अंदर। तो इसमें बहुत दिक्कत होती है बच्चे को, वेटेज आधी थी और 11th चल गया ऑलमोस्ट 7 महीने, और पता लगा 12वीं 2-3 महीने में लपेट दी पकड़ के। वेटेज तो वहाँ भी है, तो ध्यान तो वहाँ भी देना है ना। सिलेबस कंप्लीशन बच्चों आपको फेब एंड तक करना चाहिए। मार्च अप्रैल आपके पास जो है वो जो है रिवीजन के लिए होना चाहिए, कंसिडरिंग कि फर्स्ट वीक ऑफ मई से ये लोग CBT में काफ़ी सारी शिफ्ट स्टार्ट करेंगे। अभी असली बदतमीजी तो स्टार्ट होगी। अभी तो आपको ये सांत्वना मिल जाती है कि पेपर मुश्किल आया तो सबके लिए मुश्किल आया। अभी तो ये भी होगा CBT में जब मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम होगा, इनके बस की 25 लाख बच्चों का पेपर एक साथ लेना तो है नहीं, तो मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम होगा। JEE मेन के 2011-12 से चल रहा है ऑनलाइन, तब जाके तो एक दिन में करा नहीं पाते, 10 लाख 12 लाख बच्चा देता है, यहाँ तो डबल बच्चे हैं, तो कई दिन तक एग्जाम चलेंगे सुबह शाम की शिफ्ट में, और हर एक का पेपर डिफरेंट आएगा। डिफरेंट मतलब डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट। किसी में मैग्नेटिज्म मैटर के 2 क्वेश्चन आ गए थे इस बार अप्रैल शिफ्ट में, कई 5 शिफ्ट में मैग्नेटिज्म मैटर ही नहीं आया। तो सोच के देखिए, इस तरह का वेरिएशन भी आपको झेलना होगा, फिर वो नॉर्मलाइजेशन करेंगे। तो बस अब सम अप करके मैं 2-3 बातें और बताना चाहता हूँ कि बायो में आपके 32 चैप्टर हैं, तो एवरेज तौर पे 1 चैप्टर पर वीक ये बेयर मिनिमम है। बायो में आप इसे ज़्यादा लेके चलेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको रिवीजन भी करना है टाइम टू टाइम, ठीक है। फिजिक्स में 28 चैप्टर हैं, तो आपके पास एवरेज तौर पे 8 दिन पर चैप्टर पढ़ते हैं, एवरेज लिखा है, कम ज़्यादा आप देख लीजिएगा। 20 चैप्टर, तो यहाँ पर आपको केमिस्ट्री के 10 दिन मिलते हैं पर चैप्टर। अगर आप उस स्पीड में नहीं चल रहे हैं तो बच्चों फिर आप लैग कर रहे हैं, फिर आपको एक मोटिवेशनल वीडियो देखनी पड़ती है, जिसके लिए फिर आप 1 हफ्ते तक फिर बहुत पढ़ते हैं, फिर 8वें दिन तक फिर आप शांत हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप 12 घंटे पढ़ें, और ज़रूरी नहीं है कि आप 2 घंटे पढ़ें, हो सकता है आप 16 घंटे भी पढ़ सकते हैं एक दिन में, लेकिन आप अपना टारगेट पूरा करिए। वीकली टारगेट लगाइए, हर दिन का टारगेट मत लगाइए, दिन का टारगेट पेनफुल होता है। 1 वीक का टारगेट लगाइए, फिर वो अगर गलती से नहीं हुआ पूरा, तो फिर वो लास्ट डे वो टारगेट पूरा करके सोना है। नींद कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करिए, 5 घंटे की नींद मत लीजिए, नींद 8 घंटे की लीजिए। बिना सोए कुछ नहीं कर सकते आप, 8 घंटे की नींद लीजिए। लेकिन आप ये कर सकते हैं कि आज रात को 10 बजे मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ, सर मैं 3 बजे तक अपना टारगेट पूरा करके सोऊंगा, ठीक है, फिर मैं 10 बजे उठ जाऊँगा, कोई बात नहीं, मैं 11 बजे उठ जाऊँगा 8 घंटे की नींद पूरी करके। आप ऐसे कर सकते हैं, है ना।
और बाकी डिपेंड करता है। देखिए ये एक एवरेज लिखा है मैंने, इसमें डिपेंडिंग अपॉन द चैप्टर, जितने टाइम में मॉल बेसिस हो जाएगा उतने टाइम में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नहीं होगा, जितने टाइम में ईएम वेव हो जाएगा उतने टाइम में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड नहीं होगा या रे ऑप्टिक्स नहीं होगा, है ना। ये एवरेज है, ये आपकी स्पीड मेंटेन करनी चाहिए आपको, है ना। टेस्ट सीरीज के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं ना वो आपको टेस्ट सीरीज ऑफर कर ही रहे होंगे। उसके अलावा आप इंडिपेंडेंट टेस्टिंग जरूर करवा लीजिए, एक इंडिपेंडेंट टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। ए इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं तो बी की ज्वाइन कर लीजिए, बी से पढ़ रहे हैं तो सी की ज्वाइन कर लीजिए। उसका रीज़न ये है कि काफ़ी हद तक सिलेबस मैच होते हैं, क्योंकि मैंने देखा कि ड्रॉपर का सिलेबस तो वही चलता है, वो मैथमेटिकल टूल से लेकर के नवंबर दिसंबर तक वेव्स और उसके बाद फिर 12वीं। तो इनका मुझे लगता है कि टेस्ट का सिलेबस ज़्यादा मिसमैच होता नहीं है ना। तो आप एक टेस्ट सीरीज दूसरी ले लीजिए। क्योंकि वैसे कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बट क्योंकि मैं neetprep.com पे लीडिंग फिजिक्स फैकल्टी हूँ, लंबे समय से मैं 2016 से नीट प्रेप पे काम कर रहा हूँ और मैंने वहाँ की टेस्टिंग देखी है, तो मैं पर्टिकुलरली फिजिक्स के लिए बताता हूँ। केमिस्ट्री बायो के टेस्ट तो मैं वहाँ नहीं देखता हूँ, वो भी अच्छे हैं बहुत। तो मैंने एक चीज़ देखी है कि हम हमेशा कोशिश करते हैं neetprep.com पे कि पेपर में वो क्वेश्चन फिजिक्स के ना दिए जाएँ जो आपने देखे हों ऑलरेडी, आपने जिसके आंसर रट रखे हों। और ज़्यादातर कोचिंग में यही होगा, क्योंकि कोचिंग में जो पढ़ा रहे हैं, खासतौर से ऑफलाइन कोचिंग में, पेपर आपको एवरेज दिया जाएगा, इजी दिया जाएगा, नोट्स में से दिया जाएगा, क्योंकि उन्हें ये भी तो साबित करना है पूरे साल के लिए पेरेंट्स को कि जो बच्चा आपका सेलेक्ट हो जाएगा या बच्चा अच्छा चल रहा है। नहीं तो आप लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं देंगे ना वहाँ पर कोचिंग की कि इस बार तो सिलेक्शन नहीं हो रहा। बट यहाँ पर इंडिपेंडेंट टेस्टिंग में क्या है कि इनको इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ता है हमारे नीट प्रेप पे हमें कि आपका क्या स्कोर आ रहा है। हम आपको नए क्वेश्चंस का सामना कराएंगे। ये हमने 2023 में भी किया, 2024 में भी किया, 2025 में भी किया, 2026 में भी किया। आप यूजुअली किसी भी पेपर में कोई भी क्वेश्चन फिजिक्स का बिना सॉल्व करे टिक नहीं कर पाएंगे। आसान होंगे या मुश्किल होंगे, बट रटे हुए नहीं होंगे। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, आपकी इच्छा है। मेरे ख्याल से ये आप सीबीटी मोड पे भी अवेलेबल है ये, है ना। और अगर आपको सच में ज्वाइन करना तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मैं रिक्वेस्ट करके हो सका तो कुछ डिस्काउंट करा दूंगा। प्रॉमिस नहीं है, क्योंकि मैं अगर ज़्यादा डिस्काउंट के लिए बोलता हूँ तो कहते हैं सर आप भी तो बहुत पैसे लेते हो हमसे, तो इसलिए मैं प्रॉमिस तो नहीं कर सकता, बट अगर अपनी तरफ से कोशिश करूँगा। ये मेरी मेल ID है ankur.agarwalphysics@gmail.com। आप पहले उनसे पूछ लीजिएगा कि प्राइस क्या है टेस्ट सीरीज़ का, जिससे कि आपको लगे कि मैं कोई वो नहीं कर रहा हूँ। तो मैं कोशिश करके रिक्वेस्ट करके जो थोड़ा बहुत डिस्काउंट करवा सकता हूँ करवा दूंगा, क्योंकि CBT मोड पे आप जानते हैं कि क्या दिक्कतें हैं। लैपटॉप का खर्चा है, ये है वो है, सेंटर्स का खर्चा है, सेंटर्स पे जाना है, बहुत दिक्कतें। ठीक है, बट जो भी रिक्वेस्ट तो कर ही सकता हूँ आप लोगों के लिए, मेरे चैनल के बच्चों के लिए, है ना। नोट्स में आपको पता होना चाहिए बच्चों, लॉन्ग नोट्स प्लस शॉर्ट नोट्स। बायोलॉजी के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप शॉर्ट नोट्स बनाएं। बायोलॉजी के नोट्स अगर आपके जो हैं प्रिसाइज हैं तो अब NCERT बेस्ड है मतलब, तो आप उन्हीं से काम चला सकते हैं, बट उनको बार बार रिवाइज करेंगे तो टाइम टू रिवाइज दी सेम नोट्स, सेम क्वांटिटी ऑफ नोट्स डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है। केमिस्ट्री के लिए भी आपके लॉन्ग नोट्स के काम आ जाएगा, प्रोवाइडेड ये बड़ी कोचिंग में जो ऑर्गेनिक है, अगर वो 200 पेज के नोट्स बनवा दिए किसी चैप्टर के, तो फिर आप ऑर्गेनिक NCERT से बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, उसको फिर आपको शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि आउट ऑफ NCERT की चीज़ों पे बहुत फोकस नहीं कर सकते आप केमिस्ट्री में। क्वेश्चंस JEE मेन के कर सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट्स और रिएक्शंस NCERT के बाहर के नहीं दे सकते ये लोग, नीट में नहीं देते हैं, नीट में, है ना। तो ये आपको समझ आना चाहिए कि GOC अगर आप बोलो सर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करें, आप उसके लिए JEE मेन के क्वेश्चन करो, क्योंकि GOC कॉन्सेप्ट बेस्ड है। अब इंडक्टिव इफेक्ट में कितने बेहतरीन क्वेश्चन है, अब है तो वो इंडक्टिव इफेक्ट ही, लेकिन आप कहोगे सर कोई ऐसा रिएक्शन बताओ, ज़ेरेविटनॉफ्स रिएक्शन दे दो सर, जो NCERT में मेंशन नहीं है क्लियरली, या कोई और नेम्ड रिएक्शन जिसका NCERT में कोई नाम नहीं है, तो वो नहीं पूछ सकते, है ना। तो यहाँ पर यही दिक्कत आ रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो मैंने देखा कि भाई मतलब फिर कल हो ना हो, आज तो पढ़ा दो। बायो को आपको 10 बार रिवाइज करना है, बायो अगर आप भूल जाते हैं तो। उसके बाद आप समझ लीजिए कि मैं अब आपको बताता हूँ कि क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करने। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए फिजिक्स में जो मैंने सोचा है, आपको NCERT करनी है। NCERT एग्जाम्पलर में वेरी फ्यू सेलेक्टेड करने हैं। NCERT एग्जाम्पलर लेट से अगर आपके 50 क्वेश्चन है ना पर चैप्टर, लेट से तो आपको उसमें से मुश्किल से 10 करने हैं। वो कौन बताएगा, वो मैं बता दूंगा अपने टेलीग्राम पे। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है फिजिक्स विद अंकुर सर, मैं हूँ अंकुर सर। ठीक है। नीट PYQs आपको करने हैं, अब आपको वो नकली लगेंगे, आसान लगेंगे। अब आपको यहाँ पर JEE मेन के 15 साल के करने, 2011 से 2026 तक। 2010 या 11 से ही 2010 या 11 से 11 या 12 से ही स्टार्ट हुआ था ऑनलाइन मोड। ठीक है, तो जब से ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है JEE मेन, तब से आपको लास्ट 15 साल करने पड़ेंगे।
लास्ट 15 साल इसलिए नहीं करने पड़ेंगे क्योंकि वो जेई मेन के सेम क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाएंगे, क्योंकि जेई मेन मैं आपको पिछली वीडियो में 2025 के बच्चों को भी 6 महीने पहले, 8 महीने पहले, 10 महीने पहले बात बता चुका हूँ। अब सब जेई मेन गा रहे हैं। ये पहले मैंने सबसे पहले बताया था कि जेई मेन की क्वेश्चन प्रैक्टिस बेस्ट है, क्योंकि जेई मेन के अंदर हर वैरायटी कवर हो जाती है। इतने पेपर हर साल होते हैं कि अब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचा है जेई मेन या नीट लेवल पे कि जो वो पूछा ना जा सका हो उस वैरायटी का। केमिस्ट्री के लिए आपको एनसीईआरटी करनी ही करनी है, सारे क्वेश्चन रीडिंग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी आप कुछ चैप्टर्स में सेलेक्टेड कर सकते हैं, कुछ के सारे करने। ये बात मैं आपको अपने टेलीग्राम पे बताता रहूँगा वक्त के साथ। नीट पीवाईक्यूज करने हैं आपको जेई मेन के 10 साल के, और पीवाईक्यूज करने हैं सारे चैप्टर के कर ले। वंडरफुल है, आप बाहुबली है तो सारे चैप्टर्स के कर लीजिए, नहीं तो कुछ चैप्टर सेलेक्टेड चैप्टर्स के तो जेई मेन करने ही करने हैं। ठीक है, कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स के जेई मेन करने ही करने, जैसे जीओसी हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, डी ब्लॉक हो गया, ये इंपॉर्टेंट हो गए चैप्टर्स है ना आपके। इक्विलिब्रियम में नहीं करेंगे चलेगा, इक्विलिब्रियम का उतना लेवल नहीं है जितना जेई में है, उतना नीट में लेवल नहीं। इक्विलिब्रियम के लिए तो आप एनसीईआरटी बैक कर लेंगे, आपको मजा आ जाएगा, है ना। बायो के अंदर आप एनसीईआरटी करिए, हर चैप्टर के 300 क्वेश्चंस कर लीजिए पर चैप्टर, ठीक है। उसके बाद वेयर टू स्टडी फ्रॉम, तो याद रखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि ड्रॉपर्स के लिए आपको ऑनलाइन कोर्स लेना है, कोई बड़ी कोचिंग का कोर्स ले लीजिए, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव है आपके लिए, आपके पैसे बहुत कम लगते हैं इसमें, है ना। आप बिग ब्रांड का ऑफलाइन कोचिंग मत लीजिएगा, किसी भी बिग ब्रांड बिग नेम का ऑफलाइन मत लीजिएगा, क्योंकि इन्होंने ऑफलाइन एक्सपेंशन के चक्कर में रियल एस्टेट कॉस्ट बहुत बढ़ा ली है अपनी, और 25 लाख रुपए का रेंट है बिल्डिंग का, और टीचर्स की हालत ख़राब हो गई है। टीचर जो है ऑल इंडिया का एग्जाम हो रहा है, उसमें टीचर को कहा भाई तेरे को आता है? नहीं सर मुझे आता नहीं है। कोई बात नहीं, ट्रेनिंग देंगे, पढ़ा लियो, पढ़ाना ही तो है, क्योंकि तेरे को बस बच्चों से ज़्यादा आता है, ये याद रखियो, और पढ़ा दे। तो बड़ी ब्रांड्स में ये हाल है कोचिंग का। क्यों? मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन बैच 50 करोड़ का है, और ऑफलाइन बैच 5 बैच की रेवेन्यू 2 करोड़ है। तो 2 करोड़ में के लिए 4 टीचर चाहिए, 50 करोड़ के लिए भी 4 टीचर चाहिए, है ना। तो या 2 करोड़ भी ज़्यादा बोला मैंने, 5 बैच का 1.5 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू, उसमें से कितने खर्चे निकलने हैं? ऑनलाइन में तो कोई खर्चा भी नहीं है उनका, है ना। तो इसलिए जो है सारी की सारी कमी अब टीचिंग में आ गई है। तो जिनके ऑनलाइन के टीचर स्टार हैं, उन्हीं के ऑफलाइन के टीचर वर्स्ट भी हैं। साथ में अगर आपको बहुत दिक्कत है, मैंने आपको बता दिया पहले भी, नियर बाय ट्यूटर से बात करके आप 5 बच्चे, 10 बच्चे, 20 बच्चे, 15 बच्चे, डिपेंडिंग अपॉन योर अवेलेबिलिटी, डिपेंडिंग अपॉन योर फ्रेंड्स, आप एक ग्रुप बना लीजिए, टीचर से पढ़ लीजिए जा करके, कोई भी फिजिक्स या केमिस्ट्री में सब्जेक्ट, या जूम पे पढ़ लीजिए। अब वो X रुपीज़ ले रहे हैं टीचर, तो आपको X/10 पढ़ रहा है पर इंडिविजुअल, विच शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है। मैंने बोल दिया है कि बड़ी कोचिंग का मत ज्वाइन करिए, क्योंकि ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, रेंट और मार्केटिंग में ऑफलाइन में खर्च करते हैं, और आजकल टीचर्स का हाल बुरा है यहाँ पर, ठीक है। आप ये नहीं मानेंगे कि एक बहुत बड़ी कोचिंग, जो पुरानी कोचिंग्स 2 थी, उनमें से एक बहुत बड़ी कोचिंग का जो टेस्ट हो रहा था ना री नीट के लिए, मेरे से एक बच्चा पढ़ता था, उसने मुझे बताया सर जो री नीट के टेस्ट हो रहे हैं वो पता नहीं पुराने टेस्ट हैं, क्योंकि वो तो बच्चे त्याग दिए थे, अब नीट एग्जाम हो गया, पैसे दे चुके, अब री नीट के लिए दोबारा पढ़ाना तो पॉसिबल नहीं, टेस्ट सीरीज चल रही है, टेस्ट दे दो। टेस्ट में आउट ऑफ सिलेबस सरफेस कैम, सॉलिड स्टेट, ये सब आ रहा था बच्चों, ये सब आ रहा था, मतलब बच्चों के लिए कि भाई ऑफ ये टेस्ट देने पड़ेंगे तुम्हें, ये वाले टेस्ट दे दो, क्योंकि बनाने का भी समय नहीं है। तो बड़ी कोचिंग्स का ऑफलाइन काफ़ी ख़राब हालत में चल रहा है, बड़ी कोचिंग्स का ऑनलाइन अच्छा है, साथ में कोई पर्सनल ट्यूटर रख लीजिए। और मैंने आपको सिलेबस कंप्लीशन का एक पैटर्न बताया कि आपको हर हफ्ते का एक टारगेट रखते हुए इन टारगेट्स को कंप्लीट करना है। उसके अलावा मैंने आपको अपनी ईमेल आईडी बताई है, अंकुर अग्रवाल AG, मैं टेलीग्राम पे ईमेल आईडी डाल देता हूँ, आपको कोई पर्सनल दिक्कत आती है आप मेरे से पूछ सकते हैं। लास्टली मैं खुद चाहता हूँ कि आपको यूट्यूब के 2027 के लिए पढ़ाऊँ। अब आप मुझे कॉमेंट्स में बताएंगे कि आप मेरे से किस तरह का कोर्स चाहते हैं। ऑब्वियसली यूट्यूब पे टोटली फ्री कोर्स मैं चाहता हूं आपको पढ़ाना। अब आप बताइए कि किस तरह से चाहते हैं। एक, आप चाहते हैं कि सर फिजिक्स का कोर्स है ना, केमिस्ट्री में कभी कभी कुछ वीडियो डाल दे करूँगा आपकी हेल्प के लिए, 2 सब्जेक्ट मैनेज नहीं होते बच्चों यूट्यूब पे, है ना। तो आपको चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो। क्वेश्चन प्रैक्टिस में सर कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, है ना, या तो HC वर्मा सेलेक्टेड, है ना, या फिर आप जेई मेन के सेलेक्टेड, मैंने 21 से 25 के चैप्टर डाले थे, पूरी 12th डाली थी, 11th की बुक 1 तक डाली थी, बुक 2 रह गई थी, उस समय मैं बीमार चल रहा था, मेरे टाइफाइड वगैरह हो गया था नीट और रीनीट के बीच में, है ना। या जेई सेलेक्टेड आपको 10 साल के चाहिए, जो भी चाहिए, है ना, जेई सेलेक्टेड 10 ईयर, इस तरह की आप सीरीज चाहते हैं यूट्यूब पे मेरे से। या फिर आप ये भी चाहते हैं कि, या फिर ये चाहते हैं कि सर आप यूट्यूब पे एक सीरीज निकालिए जिसमें आप
मैं लाइव पढ़ा दूँ या रिकॉर्डेड में पढ़ा दूँ, वो आप भी बताएंगे कि लाइव पढ़ाओ रिकॉर्डेड पढ़ाओ, वो भी आप ही बताएंगे, लाइव या रिकॉर्डेड पढ़ाऊँ। और उसमें मैं एक चाहता हूँ कि बच्चों का ना थोड़ी सी पढ़ाई को आसान कर दूँ, क्योंकि सबने रायता फैला दिया है, कोई समेट नहीं रहा है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि जैसे 500 क्वेश्चन नहीं करने प्रोजेक्टाइल मोशन में। लेट्स से हम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ले लेते हैं, मेरी एक वीडियो डली हुई है बाय द वे, आप देखिएगा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की, आपको समझ आएगा कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ। तो लेट्स से मैंने बोला कि आज का टॉपिक बच्चों, आज हम यूट्यूब पे पढ़ने जा रहे हैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पे आपको क्या लगता है कि क्या वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनता है? पहला, अगर स्प्रिंग को काट दिया जाए तो क्या होगा, उसके स्प्रिंग कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ेगा? सीरीज ग्रुपिंग ऑफ स्प्रिंग, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग टेढ़ा लगाए तो जो एक्स है, अगर आप ऑब्जेक्ट जो एक्स मूव करता है तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन एक्स नहीं आता, एक्स का कंपोनेंट आता है। उसके बाद पुली के साथ स्प्रिंग लगाओ तो क्या होगा बच्चों? अगर स्प्रिंग लगाए एक रॉड पे और रॉड ऐसे एंगुलर एसएचएम कर रहा है तो टाइम पीरियड क्या होगा बच्चों? अगर स्प्रिंग का भी मास है तो क्या होगा बच्चों? अगर एक स्प्रिंग लगा और साथ में एक स्ट्रिंग लगी है, स्ट्रिंग धागा, तो आप स्ट्रिंग को भी स्प्रिंग की तरह कंसिडर कर सकते हैं, है ना। स्प्रिंग के किसी एक पॉइंट का एम्पलीट्यूड क्या होगा बच्चों? तो इस तरह के और बहुत वैरायटी। तो मैं, या तो आप इस तरह के चाहते हैं कोर्स, तो मैं वो भी कर सकता हूँ कि टाइप 1 प्रॉब्लम ऑफ प्रोजेक्टाइल है बच्चों कि रेंज हाइट टाइम पॉइंट टू पॉइंट हमने फेंका। एक टाइप 2 प्रॉब्लम है बच्चों की पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ हिट सेम लेवल पे नहीं है, उसमें इंक्लाइन प्लेन भी आ जाता है, बिल्डिंग के ऊपर से फेंका, नीचे से फेंका, ऊपर गया, कुछ भी, है ना। तीसरा होता है कि हवा में अगर प्रोजेक्टाइल के टोटे टोटे हो जाए। टाइप 4 प्रॉब्लम है बच्चों, 2 प्रोजेक्टाइल आपस में भिड़ जाएं। पांचवी प्रॉब्लम है बच्चों जो इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई करने पे कि वेलोसिटी का कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी के कब परपेंडिकुलर होगा बच्चों। छठी प्रॉब्लम है कि अगर हम एक चलती हुई गाड़ी से बॉल को प्रोजेक्ट करें तो क्या होगा। ऐसे करके मान लीजिए 25 वैरायटी की प्रॉब्लम है प्रोजेक्टाइल में। तो 25 टाइप 1 प्रॉब्लम, टाइप 2 प्रॉब्लम, टाइप 3 प्रॉब्लम, टाइप 4 प्रॉब्लम, एक एक प्रॉब्लम मैंने कराई, एक एक आपको होमवर्क दे दी। इस तरह का चाहते हैं आप यूट्यूब पे तो बताइए, है ना। चैप्टर वाइज फुल कोर्स पढ़ाऊँ आपको विद वही टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 प्रॉब्लम्स ऑन स्पेसिफिक टॉपिक, जैसे कि है ना कुछ भी वर्क एनर्जी पावर पे बच्चों, या एनर्जी में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और वर्क एनर्जी का जो थ्योरम कब कब अप्लाई होता है, देखिए ये वाले क्वेश्चन हम कर सकते हैं ऐसे करके। इस तरह से चाहते हैं पूरा, उसमें 100% सिलेबस भी कवर नहीं होगा, बट आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत ज़्यादा कवर अप हो जाएंगी, प्रॉब्लम्स एक तरीके से 100% कवर अप हो जाएंगी, है ना। तो आप एक बार कमेंट्स में बताएंगे कि आपको किस तरह की रिक्वायरमेंट है, तो मैं यूट्यूब पे लाइव या रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपके लिए ये सब चीज़ें लेके आऊँगा। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ बच्चों। अगली वीडियो के अंदर मैं 2025-26 के पेपर का फिजिक्स का एनालिसिस लेके आऊँगा, और उसके अगली वीडियो में केमिस्ट्री के पेपर का एनालिसिस लेके आऊँगा आपके लिए। और ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर नीट एग्ज़ाम। जुड़े रहिए चैनल से। थैंक यू।